तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री और अध्याय 8 यानी कि चैप्टर 8, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं हमारे अतीत का खुशहाल गांव और समृद्ध गांव के बारे में। ठीक है, विशेष रूप से गांव के जीवन शैली के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी धातु हैं, लोहा हैं, इन सब चीज़ों से भी अवगत कराएंगे। तो आइए देखते हैं इस पेपर में क्या पढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी क्लास 6 केवल आपको एक बेस देता है, मजबूती देती है वो। ठीक है, वो न्यू है यह। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगा, बल्कि ज़्यादा हमारा बेसिक ये चीज़ें हैं वह कॉन्सेप्ट में आएंगी। अब आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो पाठ का नाम है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। देखिए, आप में से बहुत से लोग यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विस या फिर किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तभी आप एनसीईआरटी की वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप क्लास 6 का स्टूडेंट होंगे। ठीक है, दो में से एक ही शर्त हो सकता है। तो जो भी हो, आपका गोल, आपको लक्ष्य मिले। अब आइए देखते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाव, क्या प्रभाव, प्रभाकर का क्या प्रभाव पड़ रहा, आइए देखते हैं। तो प्रभाकर, लोहार की दुकान, हम लोग लोहा की भट्टी गए हैं ना, बस वही की बात है। प्रभाकर लोहा को काम करते हुए, जो लोहार थे उन लोहारों को काम करते हुए देख रहा था, और एक छोटी सी बेंच पर, मतलब कि होता है ना कि एक लोहार हथौड़ा से मार रहा है और एक वहाँ पे सिंडासी देकर चिमटा दे रहा था, तो वह देखकर उसको बहुत मज़ा आया। अब देखते हैं, इस चैप्टर में हम लोग वही सारी चीज़ें जानेंगे लोहा से संबंधित। सबसे पहले जान लेते हैं लोहे के औजार और खेती के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुका था कि खेती पहले हल के फाल से की जाती थी, और वह भी लकड़ी की बने होती थी। बाद में लोहा का फाल आया, जिसके कारण पैदावार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। देखिए, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ हमारी दैनिक दिनचर्या जो है, काम में, जिंदगी का हिस्सा बन गई है, बिल्कुल हिस्सा बन गई है। इस हमारे उपमहाद्वीप जब भी बोले तब भी भारत का नाम सोच लीजिएगा। यानी कि हमारे भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। कब? 3000 साल पहले। महापाषाण कब्र, जितने भी कब्र होते थे जहाँ पे व्यक्तियों को दफनाया जाता था, वहाँ से औजार मिले हैं और हथियार मिले हैं बड़ी संख्या में। इनके बारे में हम लोग कक्षा 4 में पढ़ चुके हैं। सॉरी, कक्षा 4 बोल रहा हूँ, अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 4 में तो ABCD और क पढ़ाया जाता है ना। तो करीब 2500 साल पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया। कृषि का उत्पादन भी बढ़ गया था लोहे के फाल से, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना। यहाँ पे देखिए, एक तस्वीर दिखाया गया है। ये यार कहाँ चला जाता है, ये देखिए, ये जो है आपका, ये तस्वीर है कहाँ की, तो यह तस्वीर है आपकी सिंडासी की। ठीक है, उसके बाद कुल्हाड़ी की, उसके बाद यह है आपका हंसिया का, जिसको धान काटते हैं। काटे हैं, हमने काटा है जी, गांव में है तो ये सब तो करना पड़ता है। मतलब आगे करते थे, अब नहीं करते हैं। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कृषि उत्पादन के बढ़ाने के लिए अन्य कौन से कदम उठाए गए, जैसे कि सिंचाई हो गया, पहला कदम हो गया सिंचाई। ठीक है, तो इसी में हम लोग सिंचाई के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए, समृद्ध गांवों के बिना राजा तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई, अध्याय 5 में हम लोगों ने पढ़ा था, महत्वपूर्ण थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम साबित हो गए। किस लिए? हमारे पैदावार को बढ़ाने के लिए। और विशेष रूप से सिंचाई किससे की जाती थी? तो नहर, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम मतलब जो खुद से बने थे, आदमी ने उसको मिट्टी काट के नहीं बनाया था, खुद से बने थे। तो इन सभी चीज़ों से पहले क्या कर देते थे? सिंचाई की जाती थी। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो इस चार्ट में हमें यानी कि सिंचाई में आए परिवर्तन में भरने हैं। अब आइए भर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4 और 4 खाली स्थान है। पहला है लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। बी नंबर है किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता हुई, इस तरह भरना है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है? हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए थे। जी हाँ, अगर राजा किले बनवाएगा तो धन तो चाहिए जी।
वे किसानों से कर लेते थे, टैक्स लेते थे। ये भी बात सही है। अब तीसरा नंबर पे आ गया कि किसानों से कर लेते थे, कर अदा करने किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। तो जी हाँ, अगर टैक्स देना है तो किसानों को अपना पैदावार बढ़ाना होगा, खेती के लिए पैदावार बढ़ाना होगा, पक्का है, यहाँ तक तो बात सही है। तो ये नंबर आ गया हमारा 3 नंबर पे। उसके बाद आता है यह सिंचाई से ही संभव था। तो हम लोग को क्या करना होगा, सिंचाई से ही संभव था। तो अब 5 नंबर में क्या भरा जाएगा, लोगों ने परिश्रम किया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, कर अदा करने राजाओं ने सिंचाई की योजना। हाँ, यहाँ पे आ गई कि क्या आ गई कि लोगों ने, यह सिंचाई से ही संभव था इसलिए राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च कर दिया। राजा ने बोला ठीक है जी, यह तब जब सिंचाई सही हो सकता है तब हम लोगों ने सिंचाई के लिए, यहाँ पे 5 नंबर में सिंचाई के लिए राजा लोग खर्चा किया धन। ठीक है, ये इसको भर दिए। अब आता है क्या क्वेश्चन आता है कि खाली स्थान फिर से भरना है। तो इससे क्या हुआ, जब राजा ने बना दिया सिंचाई के लिए सुविधा, तब लोगों ने परिश्रम किया, लोगों ने खूब मेहनत किया। ठीक है, लोगों ने जब मेहनत किया तब क्या हुआ, आइए देखते हैं। तब हो गया कृषि उत्पादन बढ़ गया, कृषि उत्पादन बढ़ गया, राजस्व भी बढ़ गया, मतलब कि राजा की जितने भी इनकम थी, आय थी, धन था, वह भी बढ़ गया। इससे क्या हुआ, इससे क्या हो गया, तो इससे हुआ हमारा किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन अनिश्चितता घट गई थी, जो अनिश्चितता थी वह घट चुकी थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो गांव में कौन रहते थे, क्वेश्चन है कि अब गांव में कौन रहते थे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। इस उपमहाद्वीप में, यानी कि हमारे भारत पाकिस्तान सभी, जब भी उपमहाद्वीप का नाम बोले तो भारत पाकिस्तान, आपका अफगानिस्तान, ये सभी एरिया आ जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के लोग रहते थे, 3। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला कहा जाता था। देखिए क्वेश्चन आएगा अभी, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, वेल्ला। वेल्ला क्या, वेल्ला। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला कहा जाता था। साधारण से हलवाहों को उनवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हलवाहों को उनवार। ठीक है, और भूमिहीन मजदूर दास। 3 लोगों को, भूमिहीन, दास और मजदूर, इन सभी को कैडेसियर कहा जाता था। ठीक है, या फिर क्या है जी, अधिमयी कहलाते थे ये सभी, दास, मजदूर और भूमिहीन को। ठीक है, तो उनवार कहा जाता था किनको, हलवाहों को, और वेल्ला कहा जाता था बड़े भूस्वामियों को। देखिए अब आता है कि देश के उत्तरी हिस्सा में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था, जो गांव का सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति होता था उसे ग्राम भोजक कहलाता था। और उसकी जो जमीन होती थी ना, ग्राम भोजक की जमीन, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी, उसकी जमीन पर उसके दास या मजदूर काम किया करते थे। कौन काम किया करते थे, दास या मजदूर। तो इस टॉपिक में इतना ही बोला गया है। ठीक है, और बोला जा रहा है, मतलब टॉपिक का मैं डायरेक्टली समझा ही देता हूँ। क्या करते थे, राजा को टैक्स लेना था, तो राजा टैक्स लेने के लिए क्या करते थे, इन्हीं दास और मजदूरों को जो देते थे अपनी भूमि जोतने के लिए, जिसको क्या बोला जाता था, बोला जाता था, हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े जी, ग्राम भोजक। ठीक है, ग्राम भोजक को जितने भी राजा लोग थे सब कोई टैक्स सौंपने के लिए काम देता था कि आप सब मजदूर लोग से टैक्स लीजिए, किसान लोग से टैक्स लीजिए और हम लोग को ला के दे दीजिए। यह काम किसका था, ग्राम भोजक का। जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन थी उसे ही ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, और वही सबसे टैक्स लेता था और राजा को भी दे देता था। ठीक है, उसके बाद गांव में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनके पास छोटी छोटी जमीन थी, यानी कि छोटे किसान थे, उनको गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जिन लोगों के पास अपनी छोटी छोटी जमीन थी, ज़्यादा जमीन नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत जमीन था, तो उन्हें गृहपति कहा जाता था। ठीक है, गृह मतलब घर, पति मतलब स्वयं, यानी कि अपना ही मेरा घर है जी, छोटा मोटा है, छोटा मोटा खेत है, तो वही सब चलाते हैं, तो उसे गृहपति कहा जाता था। इसके अलावा जो गांव थे वे अधिकांश लोग गांव में किसान, मजदूर, दास, ठीक है, गृहपति, ग्राम भोजक और कुम्हार, लोहार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार, ये सभी लोग रहा करते थे। देखिए अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा संगम साहित्य के बारे में। तो तमिल प्राचीन रचनाओं को ही संगम साहित्य कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि संगम साहित्य किसे कहते हैं।
तो तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, इसकी रचना आज से लगभग 2300 साल पहले हुई थी। और संगम साहित्य क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसके पीछे एक रीजन है कि यह जो था कवियों के सम्मेलन का संकलन करता है। संगम मतलब ही होता है सम्मेलन, मिलन। ठीक है, सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है, संगम, और संगम का दूसरा नाम है सम्मेलन, पर्यायवाची है दोनों। तो संगम साहित्य यानी कि तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता था। क्यों? क्योंकि मदुरै एक जगह है आपका तमिलनाडु में, मदुरै के कवियों के सम्मेलन में उनका संकलन किया गया था। किसका संकलन किया गया था? तमिल साहित्य का। इसलिए तमिल साहित्य को क्या कहा जाता है? तो संगम साहित्य कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नगर यानी कि शहर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण और मूर्तियाँ। ठीक है, मूर्ति कलाएँ, साथ ही पुरातत्व, आर्कोलॉजिस्ट आ ही जाएगा अल्टीमेटली आपका हिस्ट्री में। तो देखिए, तुम जातक कथाओं के बारे में सुना होगा, जातक कथाओं के बारे में सुने हैं, जिसमें बुद्ध की भिक्षा दी जाती है, शिक्षाएं दी जाती हैं। ठीक है, बुद्ध के विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि एक निर्धन जो है कैसे अमीर बनता है। तो चलिए मैं कहानी को सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, सबसे पहले एक गाँव में एक निर्धन रहता था और उसके पास कुछ नहीं था, केवल क्या था, एक चूहा था। उसने उस चूहे को एक भोजनालय, मतलब कि जहाँ पे बिल्ली वगैरह को पाला जाता है, उसके मालिक को बेच दिया। और वह मालिक जो है अपने चूहे खिलाने के लिए उस बिल्ली को खिलाने के लिए चूहे को खरीद लिया। कितना में? 1 रुपया में। देखिए क्या क्या निर्धन ने, या फिर वह गरीब आदमी जो था, निर्धन व्यक्ति जो था, चूहे था उसके पास से मरा हुआ, मिला होगा, कहीं जा रहा होगा या सड़क पे फेंका हुआ मिल गया, तो चूहे को पकड़ लिया और वह बिल्ली वाले को दे दिया जहाँ पे बिल्ली वगैरह वो पालता था। तो बिल्ली वाले ने उसे 1 रुपया दिया। ठीक है, अब क्या किया, फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। ठीक है, और राजा के बगीचे में टहनियाँ टूट गई, पत्ते झड़ गए पूरा चारों ओर। तब इसे साफ करने के लिए राजा परेशान हो उठा। तब युवक ने माली से कहा, वहाँ पे जो राजा का माली था, तो माली अकेले संभाल नहीं पा रहा था कि यार इतना कैसे काम करे। तब माली ने क्या कहा उस युवक से, निर्धन व्यक्ति से, कि अगर लकड़ी, वह बोल रहा था निर्धन व्यक्ति तो, कि अगर तुम मुझे यहाँ की लकड़ी और जो है पत्ते मुझे दे दो तो मैं सारा का सारा कचरा साफ करवा दूंगा। कौन बोला? निर्धन व्यक्ति। ठीक है, तो माली भी बोल गया, ठीक है जी, मैं दे देता हूँ आपको सारी लकड़ी और सारे जितने पत्ते हैं दे दूंगा आपको, आप साफ करवा दीजिए। तब युवक ने क्या किया, वहाँ पे जो पास के बच्चे खेल रहे थे, अक्सर मालूम है जहाँ पे पेड़ टूट जाता है तो बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चे खेल रहे थे। उस निर्धन व्यक्ति ने दिमाग लगाया और बोला कि बच्चों देखिए, आपको यहाँ पे सफाई करना है और इसके बदले में प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 मिठाई दूंगा। तो उस आदमी ने मिठाई दिया निर्धन व्यक्ति ने, और पूरे के पूरा कचरा वहाँ से साफ हो गया। अब जो साफ हो गया, तब उसके पास आ गए पत्ते और लकड़ियाँ। अब क्या करेगा उस पत्ते और लकड़ियाँ का? देखिए, अब उस युवक ने एक योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के पास गया और वहाँ उसने 500, क्या था जी, 1 मिनट, मेरा कहानी थोड़ा सा छूट गया है तो भूल गया हूँ, 2 साल पहले पढ़ा था। युवक ने पास खेल रहे बच्चे को बुलाया टहनी, और पत्ते के बदले उन्हें 1-1 मिठाई दी। ठीक है, और इस तरह मतलब कि कुल मिलाकर धीरे धीरे मिठाई देता है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। फिर उस लकड़ी को अभी बेच देता है वह, और जहाँ पे खाना उना बनता है, राजा का भोजन वगैरह, वहाँ पे लकड़ी को बेच देता है। ठीक है, और पत्ते वगैरह को भी बेच देता है। फिर गांव में जहाँ पे पानी उनी भर रहा था, घास उस काट रहा था, उन लोगों को पानी पिलाया, 500 लोगों को पानी पिलाया। अब बोला सभी लोग खुश होकर कि चलो भाई तुम लोगों ने मुझे पानी पिलाया। उस युवक को बोला 500 लोगों ने, जो घास काट रहा था, तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब वह मूर्ख बोल रहा हूँ यार, निर्धन व्यक्ति ने, बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था, निर्धन व्यक्ति ने बोला कि देखिए मैं आपसे तो मदद लूँगा, लेकिन अभी नहीं, जब मैं आपको मदद मांगूंगा तब। एक दिन क्या था कि धीरे धीरे वह व्यक्ति थोड़ा तो अमीर बन ही चुका था। अब उसके पता चला उसकी दोस्ती एक व्यापारी से हो गई। व्यापारी क्या था? तो व्यापारी घोड़ों का व्यापार करता था जी। तो उसने बताया कि देखिए मेरा कल दोस्त आ रहा है 500 घोड़े लेकर। कितने घोड़े लेकर? 500 घोड़े लेकर आ रहा है मेरा दोस्त गांव में। अब जिन लोगों को पानी पिलाया था वह आदमी, निर्धन गरीब आदमी पानी पिलाया था,
वह आदमी बोला कि चलिए भाई 500 लोगों को फिर से घास काटने आए थे, तो बोला कि मैं आज आप लोगों से मदद मांगने आया हूँ। बोला था ना कि पानी पिलाया था, उसके बदले आप लोग मदद कीजिएगा, तो चलिए मदद कीजिए। सब ने बोला कि एक एक घास दे देते हैं, तो ठीक है एक एक घास दे दीजिए। एक एक घास की गठरी दे दी और बोला कि देखिए भाई, सबसे एक एक घास तो ले लिया है, लेकिन आप लोग घास तभी बेचिएगा जब मेरा घास बिक जाए। तो यह उन्होंने शर्त रख दी उस आदमी ने, गरीब आदमी ने। तो बोला ठीक है। अब घोड़ा वाला आ गया यहाँ पे बेचने के लिए गाँव, तो घोड़ा को घास खिलाना चाहिए ना उसको, ठीक है। तो घास खिलाएगा तो क्या करेगा, घास खरीदेगा। घास खरीदा, लेकिन गांव का कोई आदमी घास नहीं बेच रहा था। क्यों? क्योंकि उसने वचन दिया था, और पहले के आदमी तो वचन के पक्के होते थे। तब उस व्यक्ति का जो 500 गठरी घास था सारा का सारा बिक गया और वह अमीर बन जाता है। इस टाइप से कथाएं दी गई हैं आपकी जातक कथाओं में, जो कि बुद्ध धर्म की शिक्षा में दी जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो पुराने जो शहर थे, पुराने शहर में जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चला है। जैसे कि शहर, गांव या जंगल जीवन से बड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। मूर्तियों के बारे में भी पता चला है। ठीक है, उसके बाद इन मूर्तियों से ऐसी इमारतें यानी कि रेलिंग, खंभों या प्रवेश पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। देखिए यहाँ पे एक नमूना दिया गया है, मिला है यह दिल्ली में। और यह जो इमेज है आपका, इसको बोला जाता है वलयाकार। वलयाकार मतलब कि एक कुएं के आकार की, गोल गोल। और यह संभवतः बोला जा रहा है कि यह हो सकता है जो है आपका गुसल खाना। गुसल खाना मतलब हम लोग आज के ज़माने में क्या बोलते हैं, बाथरूम, ठीक है, या फिर नाली या फिर कूड़ेदान हुआ करता था। संभवतः ऐसा इतिहासकार बोलते हैं कि यह जो मिला है वलयाकार आकृति, इससे पता चलता है कि यह या तो नाली होता होगा या फिर गुसल खाना या फिर कूड़ेदान। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बेरी गाजा भरूच यूनानी की कहानी है, पढ़िएगा। चलिए पढ़ते हैं। देखिए बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र में आने वाले नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। ठीक है, कौन जहाज ला सकते थे? केवल राजा के लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नाव चलाना था बहुत मुश्किल था। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, मूंगा, पुराक, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यानी कि सेंट जो परफ्यूम में लगाते हैं, यहाँ से निर्यात किए जाते थे। निर्यात मतलब कि होता है आपका, क्या होता है, एक्सपोर्ट, बाहर बेचते सामान। और आयात मतलब होता है आना। आयात मतलब आइए, निर्यात मतलब जाइए। ठीक है, तो सामान भेजा जाता था। और क्या क्या सामान आए जाते थे, तो ऊपर में जो है ये सभी आए जाते थे और भेजा जाता था यहाँ से। देखिए उसके बाद आपका पता चलता है कि हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, ये सभी क्या किए जाते थे, भेजे जाते थे। और हम लोग बेरी गाजा से क्या मंगवाते थे, तो शराब, टीन, शीशा, मूंगा, ये सभी मंगवाते थे अपने देश में। उसके बाद बोला जा रहा है कि राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। व्यापारी लोग राजा को कुछ भेंट देगा ना, जैसे कि बड़े बड़े जब भी आते हैं बिजनेसमैन तो देश में, उनके लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, कुछ ना कुछ मिनिस्टर के लिए लाते हैं। उस समय भी राजा के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे। कौन? व्यापारी लोग। और इसके बाद क्या क्या लाते थे, इनमें चांदी के बर्तन थे, गायक थे, किशोर, सुंदर औरतें, बाप रे, राजाओं की ख्वाहिश देखते हैं, और अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े, ये सभी थे। तो पॉलिटिक्स में जो आदमी होता है ना, जीवन का तो फुल आनंद लेता है और जीवन को जीने में कोई तरह की कसर नहीं छोड़ता है। इसीलिए पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा पैसा है। अब आइए देखते हैं, तो आहत सिक्के किसे कहते हैं, जान लेते हैं आहत सिक्कों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए जो नाव था वहाँ पे केवल राजा के प्रशिक्षित लोग ही जाया करते थे। पत्रों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 में भरूच, भरूच जो है आपका गुजरात के एरिया में पड़ता है। अब उनके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ें। तो आहत सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। आहत सिक्के क्या होते हैं? देखिए पूरा का पूरा कितना लंबा है जी लेखा। आहत सिक्के, आहत सिक्के क्या हैं? तो आहत सिक्के सामान्य आयताकार होता था। किस
प्रकार की होती थी, आयत के आकार की, जैसा कि अभी हमारा ये सर्कल बना हुआ है। आयताकार या गोल होते थे ये, या तो धातु की चादर को काटकर या फिर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे आयत सिक्के। आहत सिक्के या आयत सिक्के बात बराबर है, क्योंकि आयत के समान बनता था इसलिए इसे आहत सिक्के कहा जाता था। अब देखिए, काट कर बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आयत सिक्के कहलाते थे। इनमें ठप्पे जैसे कुछ चिन्ह भी बनाए जाते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे, यानी कि प्रथम शताब्दी तक ये सिक्के हमारे यहाँ प्रचलन में रहे। अब सिक्के के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो पृष्ठ संख्या 82 पर दी गई कहानी में हमने देखा है कि किस तरह के सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातात्विकों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। कितने सिक्के मिले हैं? हजारों, मतलब कि बहुत सारे सिक्के मिले होंगे। उनके मूल्यांकन किया और इस आधार पर पुरातात्विक को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आयात, मतलब कि आहत सिक्के थे, सबसे जो पुराने सिक्के हैं उसे आहत सिक्के कहा गया है, जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है और ये हम लोग देखेंगे आहत सिक्के कैसे होते हैं। चांदी या तांबा सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। देख लीजिए, ये इमेज है आपका आहत सिक्कों का, ठीक है। ये इस टाइप के होते थे और चांदी तांबे को काट कर बनाए जाते थे। अब विनिमय के अन्य साधन, मतलब कि जो लेन देन किया जाता था उस जमाने में क्या क्या साधन थे। तो संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़ूं। देखिए कविता क्या है। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों से नमक के सौदागर के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह गया, ठीक है। जो सौदागर था चला गया और सन्नाटा रह जाता है, ये सब बोला जा रहा है। फिर समुद्र के किनारे नमक बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, तो व्यापारी किस चीज़ की विनिमय करते थे? नमक की। ये आपको संगम साहित्य से मिला है, आपका तमिल में है तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया गया है। अब आगे देख लेते हैं। तो नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, नगर क्या होते हैं? अनेक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अक्सर जो नगर होते हैं, नगर मतलब शहर, कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मथुरा जो है मानचित्र 7 पर बनाया गया है। पृष्ठ संख्या 105 को देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो यह है आपका पृष्ठ संख्या 85, 105। चलिए हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो 105 पे बनाया गया है। यह 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। आप लोगों ने अगर कृष्ण लीला देखा होगा तो मथुरा का नाम सुने होंगे, बस वही मथुरा की बात हो रही है। अभी आपका उत्तर प्रदेश में यह स्थित है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था, ठीक है। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, यानी कि आपका बांग्लादेश हम लोग बोल सकते हैं, बांग्लादेश की ओर। इनमें से एक रास्ता जो है आपका उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा रास्ता दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर, जो दक्षिण की ओर साउथ की ओर जाता था एक रास्ता, और एक रास्ता था उत्तर पश्चिम और पूर्व की ओर, ठीक है। और शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। कैसी मूर्तियों का? तो बेहतरीन गुड क्वालिटी के मूर्तियाँ बनाई जाती थी। सबसे ज़्यादा फेमस क्यों था? तो व्यापार और मूर्तियों का केंद्र था, ठीक है। व्यापार और मूर्तियों का केंद्र था। पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। अब देख लेते हैं 2000 साल पहले क्या हुआ। तो लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कुषाण वंश की। और कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क। इसके बारे में हम लोगों ने अगले अध्याय में पढ़ना है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था।
यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, कृष्ण भक्ति और धार्मिक केंद्र था, व्यापार के लिए तो फेमस था ही था। ठीक है, आगे देखते हैं। यार नींद आ रहा है, बड़ी नींद आता है दोस्त, क्या जो बताएं। आगे देखते हैं, तो हमारा है कि मथुरा में पस्तर, खंडों तथा मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। ठीक है, प्राचीन काल में जो बने हैं उनके बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है, छोटे छोटे अभिलेख हैं जो स्त्री पुरुष द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहरों के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाला, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो परफ्यूम तो हमारे यहाँ से प्राचीन काल से ही लगा रहे हैं जी लोग, है ना। और हम लोग गांव के लोग अभी भी पीछे है यार, परफ्यूम लगाते हैं, बोलते यार कौन बोल देगा कुछ, बड़ी स्टाइल मारता है, इसलिए नहीं लगाते हैं। चलिए, मथुरा के लोगों के व्यवसायियों की एक सूची बनाना है और इसे आपको नाम में बताना है। हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार अलग थी। तो हड़प्पा सभ्यता, मैं जैसा कि बोलता हूँ यार, उसके टक्कर का मुझे नहीं लगता कि उस ज़माने में जिस टाइप का था बहुत डेंजर था, मतलब कि बहुत विकसित था। अब आगे देखते हैं, तो शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में जानेंगे। और हम लोग उत्तरी काले चमड़े के पहले जान लेते हैं पात्र के बारे में। उत्तरी काले चमके पात्र। देखिए, यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला, यानी कि लोहा मेटल वगैरह की तरह दिखने वाला चमकदार काली सतही वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टी पर उच्च ताप पर रखता था। इसे बनाने के लिए जो आपका यह पात्र था, इसको बनाने के लिए लोहार पूरा आग को गर्मा देता था और मिट्टी के भट्टी में बर्तनों को भट्टी पर उच्च तापमान पर पिघाला जाता था। जैसे कि मल्हार लोग को देखे होंगे, वो लोग जमीन पे कर देता है उसी टाइप से, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन के शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी, ताकि लगे कि बर्तन नया रहे। अब देखते हैं शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। देखिए, पुरास्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ही मिले हैं, इसलिए इसका नाम जो है आपका उत्तरी काले चमकीले बर्तन बोला गया है। उत्तरी काले चमकीले बर्तन जो कि उत्तरी भाग में मिले। उत्तरी भाग मतलब कि आपका वो उत्तराखंड वगैरह का, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब एक का एरिया आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान रहे अन्य दूसरे शिल्प के अवशेष नहीं मिले होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चला है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। स्त्री पुरुष दोनों का काम यहाँ पे होता था। ठीक है, वाराणसी और मदुरै ये दोनों फेमस जगह थे। वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में है और मदुरै जो है आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। थोड़ा सा माथा भी दर्द कर रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कपड़े बनाने के वाले प्रमुख केंद्र थे। आगे देखते हैं, तो अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे जिन्हें श्रेणी कहा गया। क्या कहा गया? श्रेणी। शिल्पकार की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, शिल्पकार का काम था ट्रेनिंग देना। ठीक है, और कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करते थे जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ कुछ हिस्सा जो है जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि या धार्मिक स्थलों पर जमा कर देते थे। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे सूत काटने और बुनने का नियम बताया गया है। देखिए,
ये तो हमें आगे में पढ़ना है। ये नियम हमें अर्थशास्त्र के अध्याय 7 में पढ़ना पड़ेगा। अर्थशास्त्र अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। क्लास 9 से इकोनॉमिक्स आपका पढ़ाई शुरू होता है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपड़ा, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम विधवा सम अक्षम महिलाएं, मतलब कि जो सक्षम महिलाएं थे, सम अक्षम लिखा है डायरेक्ट, जो काम करने के पूरी तरह से मजबूत थी, उन पे कोई जोर ज़बरदस्ती काम नहीं किया जाता था। उन महिलाओं या भिक्षुनियों जो भिक्षा मांगने आते थे, या फिर वृद्धा वेश्या, ठीक है, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविका और अवकाश प्राप्त देववासियों को लगाया जाता था इन काम में, सूत काटने वगैरह के काम में, ठीक है, इनको लगाया जाता था। उसके बाद बोला जा रहा है कि इन्हें काम के और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रम देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर माल उन्हें भिजवा सकती हैं। तो इस प्रकार ये माल का ट्रांजैक्शन भी किया करते थे। आगे देखते हैं। तो औरत जो कारखानों तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ना पड़ता था, ठीक है। तो कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के मतलब क्या होता है जी? तड़के ले जाना पड़ता था जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, मतलब कि कूली की तरह उठाते थे। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक यानी कि पुलिस, सोच लीजिए, उस औरत की तरफ देखता या उधर उधर बातें करता तो उसे सज़ा मिल जाती चाहिए थी, ठीक है। ये इस तरह से बातें होती थी उस ज़माने में भी। तो उस समय भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। इतना सख्त कानून था, बाप रे, बड़ा डेंजर कानून है जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अंतिम टॉपिक है हमारा सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेड्डू के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं अरिका मेड्डू के बारे में, ठीक है। अरिका मेड्डू का थोड़ा सा जांच पड़ताल करेंगे जी, क्या है अरिका मेड्डू के बारे में। तो आइए जानते हैं। देखिए, ये जो अरिका मेड्डू है आपका पुदुचेरी, जिसको हम लोग बोलते हैं, या पांडिचेरी जो बोलते हैं, वहीं पे स्थित है। और भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी जो 2 राज्यों में फैला है। एक है तमिलनाडु, 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, और यनम माहे और पुदुचेरी, इन तीनों जगहों को कुल मिलाकर पुदुचेरी कहा जाता है। तो 3 राज्यों तक फैला है, छोटे छोटे पॉइंट है 3 गो। देखिए मानचित्र पर चित्र 7 में 105 में हम लोग देखेंगे अरिका मेड्डू में ढूंढना है और वहाँ पे बताना है कि पृष्ठ संख्या 88 में रोम के बारे में जानकारी दी गई है। रोम नगर की सभ्यता पढ़ेंगे आगे। रोम जिसको इटली कहा जाता है, ठीक है, इटली की राजधानी थी रोम। पहले रोम कहा जाता था, रोमन साम्राज्य। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेड्डू का पतन हो गया था, मतलब कि वहाँ पे जो नगर था वह समाप्त हो गया था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज से सामान उतारे जाते थे, अलग अलग देशों से सामान आते थे यहाँ पे, ठीक है, व्यापार करने के लिए। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम जा रहा था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, इसमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जाते थे। आगे देखते हैं। तो शराब या तेल जैसे रखे जाते थे। देखिए साथ में बोला जा रहा है यहाँ पे, इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे ताकि आसानी से उसे उठाया जा सके। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम अरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे ढांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे थे और कुछ काम आ गया था, उसके लिए छोड़ना पड़ा। तो कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन जो है रोम साम्राज्य से मिलता है। रोम का था, इटली देश का था, किंतु वे
यही बनाए जाते थे, मतलब कि हमारे भारत में ही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, यही वे बर्तन हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। क्या मिले हैं? छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र में होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर, यानी कि आधे बहुमूल्य पत्थर मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यानी कि इनसे मन के, यानी कि आपका जो है हार वगैरह बनाया जाता था। अब देखिए ये अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, मतलब कि लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तमिल भाषा के लिए पहले ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? तमिल ब्राह्मी अभिलेख। अब देखिए रोम के साथ संबंध दर्शाने की साहित्य सूची बनाओ, मतलब कि इससे पता चलता है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच उस जमाने में भी आपका लेन देन, व्यापार वगैरह हुआ करता था। अब यहाँ पे कुछ प्रत्येक बार हम लोग अदर नॉलेज भी लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, अन्यत्र जिसको बोलते हैं। मानचित्र 676 में रोम को ढूंढो। चलिए जी ढूंढ लेंगे। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और यहाँ पे आपका इमेज दिया गया है, देख लीजिए। एक्वाडक्ट का इमेज है, उस ज़माने में ऐसा चित्र बना हुआ था, तो काफ़ी बेहद खूबसूरत है उस ज़माने के हिसाब से। ठीक है, देखते हैं। तो मानचित्र में यह क्या था? रोम पुराने ज़माने का एक बड़ा शहर था और इसका विकास अभी हुआ, पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टक के नाम से जाना जाता है, अगस्टक सीजर, और उसी के नाम पे अगस्त महीने का नाम रखा गया था। करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है। किसका शहर है? तो ईंटों का शहर कहा जाता है रोम को, जिसने मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टक और उसके बाद शासक ने, यानी उसके बाद के कई राजाओं ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टक ने बड़े बड़े रंग महल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एम्फी थिएटर कहा जाता है, बनवाए। इसमें चारों तरफ दर्शक बैठने के लिए सीढ़ोनुमा जगह बनाए गए थे, मतलब सीढ़ी की तरह जगह बनाए गए थे, स्टेडियम की तरह जगह बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जगह बनाए गए थे। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे, मतलब अलग अलग समय में आपको नहाना है। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़े खुले रंग महल और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे होंगे? जी ये अच्छे ईंटों से बने होंगे, इसलिए बचे रहे होंगे। और अभी तो ये आपका यूनेस्को के अंतर्गत आ जाता है। तो जैसा कि हर बार हम लोग कल्पना करते हैं, इसमें भी कल्पना कर लेते हैं कि बेरी गीजा में रहते हैं और पतंग देखने निकले हैं, तो तुम क्या क्या देखने मिलोगे यार? देखेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे पता चलेगा कि ये शहर में कौन कौन सी चीज़ें, लोग एक्टिविटीज़ क्या करते थे। लोहा हम सभी जानते हैं एक प्रकार का धातु है। गांव तो छोटा सा एरिया होता है, ठीक है, शहर के मुकाबले छोटा होता है, जनसंख्या कम होती है। सिंचाई यानी कि फसल पे पानी वगैरह की देखभाल करना। संगम मतलब होता है मिलन या सम्मेलन। नगर मतलब होता है शहर। वलयकूप मतलब कुआं। पतन मतलब अंतिम, ठीक है, किसी भी चीज़ का अंत होना। श्रेणी मतलब होता है आपका सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज, नंबर सिस्टम, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। पहला है कि तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो तमिल में जितने भी बड़े बड़े भूस्वामी होते थे उन सभी को वेल्लार कहा जाता था, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा वेल्ला। आगे देखते हैं। तो ग्राम भोजक की ज़मीन पर कौन काम किया करते थे? तो जितने भी ग्राम भोजक थे या जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी, उनके ज़मीन पर किसान और मजदूर और दास काम किया करते थे, ठीक है। अगला है तमिल में हलवाओं को क्या कहा जाता था?
तो तमिल में हलवाओं को उनवार कहा जाता था। क्या? उनवार। ठीक है, उनवार कहा जाता था। आगे देखते हैं। तो अधिकांश गृहपति छोटे भूस्वामी थे। उन भू क्या थे? छोटे छोटे भूमि के स्वामी थे अधिकांश गृहपति। ठीक है, देखिए ग्राम भोजक जो हैं, ग्राम भोजक के काम बताओ और उनकी शक्तियाँ। तो ग्राम भोजक का काम क्या था? टैक्स लेना गांव के लोगों से, और उनकी शक्ति थी कि वे अगर ज़रूरत पड़े तो न्याय की भी काम कर दें। ठीक है, और पुलिस का भी काम करते थे। 3 नंबर है, गांव तथा शहर दोनों में रहने वाले शिल्पकार की सूची बनाओ। लिख दीजिए यार, व्यापारी, उसके बाद मजदूर, दास, शिल्पकार, कुम्हार, बढ़ई, जितने भी हैं इन सभी को लिख दें। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे जवाब ढूंढो। पहला है वलय कूप का उपयोग। तो वलय कूप का उपयोग किस लिए किया जाता था? वो जो वलय कूप बना था, गुसल खाना था जिसको हम लोगों ने बाथरूम बोला था, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए या जल निकालने के लिए। तो गुसल खाना होता होगा, या फिर नाली होता होगा, या फिर इस तरह हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नहाने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए। और नाला भी बोला है तो जल निकालने के लिए भी क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हम लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन चुनना है एक। दोनों ही चुन लीजिए। अभी यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग केवल बेस मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, आहत सिक्के किस आकार के होते थे? तो आहत सिक्के सोना, चांदी, टीन या हाथी के दांत के बने होते थे। किसके बने होते थे? सोना, चांदी या टीन। तो ये टीन के बने होते थे, सोना चांदी के भी बने होते थे। ठीक है, और ये आयताकार होते थे। उसके बाद मथुरा महत्वपूर्ण था। क्यों था? तो यह धार्मिक केंद्र था। बिल्कुल पहला इसका आंसर धार्मिक केंद्र वाला राइट आंसर हो जाएगा। श्रेणी, देखिए श्रेणी से क्या संबंधित है? तो शासक, शिल्पकार, कृषक, पशुपालकों का संघ। श्रेणी किसे कहा जाता था? तो पशुपालकों का संघ। यहाँ पे मार दीजिए। ठीक है, वैसे इसको एक बार देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्त आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए फटफड़ा के कर दिया थोड़ा जल्दी। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।